नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू onlinedocker.com एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त मिस्टर राहुल पवार। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं माईसीक्वल के डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में। यहाँ पे किस तरीके से आर्किटेक्चर को डिफाइन किया गया है, कैसे कनेक्शन क्रिएट होते हैं डेटाबेस के साथ, कौन से इंजन्स होते हैं जो वहाँ पे उससे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे इंजन्स के प्लगइन किए जाते हैं। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे किस टाइप के फाइल सिस्टम सपोर्ट करते हैं RDBMS डेटाबेसेस को, और यहाँ पे माईसीक्वल स्पेशली किस टाइप का फाइल सिस्टम यूज करता है। उसके साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे फाइल सिस्टम होता है, उस फाइल सिस्टम पे जो डेटा डायरेक्टरी हम बनाते हैं या डेटा डायरेक्टरी जो माईसीक्वल द्वारा क्रिएट की जाती है ऑन द फर्स्ट टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी जब भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे तभी वहाँ पे एक डेटा डायरेक्टरी जनरेट होगी। डेटा डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं और वो ऐसी कौन सी फाइल से होती है। सो बिना देरी करे हुए लेट्स स्टार्ट। माईस्क्वल कनेक्टर्स। माईस्क्वल के जो कनेक्टर्स होते हैं वो माईसीक्वल कौन से कनेक्टर्स को सपोर्ट करता है। बेसिकली कुछ डिफॉल्ट कनेक्टर होते हैं जैसे डॉट नेट हुआ, ODBC, JDBC और PHP, इस टाइप के कनेक्टर्स होते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द माईस्क्वल कनेक्टर। माईस्क्वल जो कनेक्टर होते हैं वो दो प्रकार के यहाँ पे माईस्क्वल कनेक्टर देखने को मिलते हैं। पहला जो माईस्क्वल ने खुद से ही डेवलप करके दिए हैं, एंड सेकंड जो कम्युनिटी द्वारा डेवलप किए गए हैं। बेसिकली माइस्क्यूल द्वारा जो डेवलप करके दिए गए हैं वो है एडो डॉट नेट ड्राइवर, ODBC ड्राइवर, JDBC ड्राइवर, Node.js ड्राइवर, पाइथन ड्राइवर, C++ ड्राइवर, C ड्राइवर एंड C API फॉर माइस्क्यूल क्लाइंट। ये बेसिकली C API फॉर माइस्क्यूल क्लाइंट यानी माइस्क्यूल के जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ में जो कम्युनिकेट करता है वो इस क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए ये वाला ड्राइवर यहाँ पे यूज होता है। C ड्राइवर, C++ ड्राइवर ये सब कनेक्टर की तरह वर्क करते हैं। जैसे Node.js है, Node.js लैंग्वेज को अगर अपने को कनेक्ट करना है माईसीक्वल के साथ में तो हम वहाँ पे Node.js के ड्राइवर यूज करेंगे। JDBC, ODBC ये दोनों हमारे जावा के जो कनेक्टर्स होते हैं वहाँ पे यूज होते हैं। ADO.NET ड्राइवर हमारा बेसिकली .NET के साथ में जो लैंग्वेज है उसके साथ में कोऑर्डिनेट कनेक्शन बनाने के काम आता है। जब हम कोई ADO.NET की एप्लीकेशंस बनाते हैं यानी .NET प्लेटफॉर्म पे अगर हम कोई एप्लीकेशन बिल्डअप करते हैं और हमें वहाँ पे माईसीक्वल को कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में हम यहाँ पे ADO.NET ड्राइवर को प्रेफरेंस देते हैं जो डेवलप किया गया है माईसीक्वल के द्वारा ही। साथ ही जैसे JDBC ड्राइवर है, अगर हम कोई एप्लीकेशन जावा प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, जावा फ्रेमवर्क के ऊपर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस केस में हमारे JDBC ड्राइवर यहाँ पे वर्क करते हैं। और अगर हम कोई नोड के प्लेटफॉर्म पे यानी नोड के साथ में इंटीग्रेट करके अगर कोई एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं यानी इंटीग्रेशन कर रहे हैं नोड का, तो Node.js के जो ड्राइवर हैं वो इंटीग्रेट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डेवलप किए गए हैं कम्युनिटी के द्वारा। कम्युनिटी के द्वारा कुछ ऐसे ड्राइवर डेवलप किए गए जैसे PHP ड्राइवर हुआ, PL ड्राइवर हुआ, रूबी ड्राइवर हुआ और C++ वेरपर हुआ और एंड सो ऑन। यानी कम्युनिटी के तो अभी भी ऑलरेडी कुछ ड्राइवर्स जो है वो आते रहते हैं मार्केट में। बेसिकली ये ड्राइवर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड होते हैं और कुछ इनको थोड़ा सा एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि इनको कस्टमाइज करके भी बनाया जाता है। अगर देखा जाए तो C++ का ड्राइवर ऑलरेडी हमारे पास था, बट यहाँ पे C वार्पर का एक और ड्राइवर क्रिएट किया गया है कम्युनिटी के द्वारा विच हैज सम इनहेंस फीचर। उसके साथ ही जैसे अपन देखें जो रूबी है, रूबी भी एक लैंग्वेज अपनी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रूबी के साथ में जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो भी कम्युनिटी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं रूबी के ड्राइवर्स जो होते हैं। सेम सिचुएशन रहती है पीरल लैंग्वेज के साथ। पीरल लैंग्वेज भी एक अपनी जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, दैट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द पीरल ड्राइवर फॉर माईसीक्वल, जो ये भी हमें कम्युनिटी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं माइस्क्यूएल शेल स्क्रिप्टिंग की। माइस्क्यूएल शेल स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग मतलब कुछ स्क्रिप्टें लिखी गई होगी, राइट, उनके थ्रू हम माइस्क्यूएल को कनेक्ट करते हैं। सो बिना देरी करे हुए लेट्स स्टार्ट। MySQL shall provide the commands which enable you to modify the execution environment of the code editor। यानी कि जो कोड के एडिटर के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने के लिए इनेबल की जाती है। यहाँ पे अभी कुछ कमांड्स, यहाँ पे सैंपल कमांड्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है जो बेसिकली MySQL शेल स्क्रिप्ट में यूज होती है। ये बेसिकली MySQL शेल स्क्रिप्ट में MySQL के ही साथ इंस्टॉल की जाती है
और ये क्लाइंट की तरह वर्क करता है। मतलब हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके इससे अपने जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म भी कर लेते हैं। इससे हम डेटाबेस को कनेक्ट भी कर पाते हैं और डेटाबेस के साथ में हम कोई ऑपरेशंस भी कर पाते हैं। जावास्क्रिप्ट के कोड को भी हम यहाँ पे डायरेक्ट स्विच ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर आप कमांड देख रहे होंगे, हेल्प कमांड है जो प्रिंट कर देती है सभी अपने उसके जो हेल्पफुल कमांड्स हैं उनको। आउट क्विट कमांड जो है वो माईएसक्यूएल शेल को क्विट करने के काम आती है। स्टेटस अगर देखा जाए तो वो माईएसक्यूएल शेल का जो स्टेटस है उसको डिस्प्ले करता है। इस तरीके से बाकी कमांड्स यूज होती हैं। नो एसक्यूएल इंटरफेस CRUD ऑपरेशन, मतलब जो माईएसक्यूएल है उसके अंदर एक इस टाइप का भी कंपोनेंट लगा रहता है जो नो एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब CRUD ऑपरेशन जो होता है, CRUD ऑपरेशन में इंसर्ट आ जाता है, रीड आ जाता है, सेलेक्ट, अपडेट आ जाता है एंड डिलीट आ जाता है। ये सभी ऑपरेशंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं माईएसक्यूएल के कंपोनेंट द्वारा कि हम माईएसक्यूएल के ऊपर अगर हमारा कोई नोएसक्यूएल डेटाबेस है हम वहाँ पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सभी बेसिकली इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हम देखें एसक्यूएल इंटरफेस, जो एसक्यूएल का जो इंटरफेस होता है, ये कंपोनेंट डीएमएल, डीडीएल और स्टोर प्रोसीजर, व्यू, ट्रिगर्स, इवेंट्स एंड सो ऑन, ये इस टाइप के जो अपने इंटरफेस जो हमारे ये स्कीमा के अंदर जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो एसक्यूएल इंटरफेस द्वारा मैनेज होते हैं। क्वेरी पार्सर जो होता है, क्वेरी पार्सर बेसिकली क्वेरी को ट्रांसलेशन करने के काम आता है और उसके ऑब्जेक्टिव को प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपकी क्वेरी जो है उसको क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और क्या उसको प्रिविलेज देनी है, दैट विल बी डिपेंड्स ऑन द क्वेरी पार्सर। ऑप्टिमाइजर की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमाइजर बेसिकली क्वेरी को एक्सेस करने के काम आता है। उसको बताता है कि तुम्हें क्वेरी किस पाथ पे एग्जीक्यूट करनी है और उसके क्या स्टैटिक्स होने चाहिए, यानी क्वेरी आपकी ऑप्टिमाइज फॉर्म में होनी चाहिए। क्वेरी को अगर आपको लेट्स सपोज हमें कंट्री के ऊपर क्वेरी करनी है और हम कंट्री के ऊपर टेबल क्वेरी डायरेक्ट ना करके किसी दूसरी टेबल के थ्रू फॉरेन की से कंट्री पे आए तो दैट आर नॉट द ऑप्टिमाइज टेबल क्वेरी, सॉरी। अब बात कर लेते हैं कैचे एंड बफर्स की। कैचे एंड बफर्स बेसिकली ग्लोबल एंड स्टोरेज इंजन के कैचे बफर्स के यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जो माईएसक्यूएल है वो एलोकेट करता है बफर एंड कैचे टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस। मतलब जो कैचे और बफर है वो परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करने में काम आते हैं और हम लोग यहाँ पे इन जो वेरिएबल्स होते हैं कैचे और बफर्स के, इनकी वैल्यू को इंक्रीज करके अपने कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बफर रिलेट करता है सिस्टम्स के वेरिएबल्स के साथ, तो बफर वेरिएबल्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सिस्टम बूस्टअप होगा, यानी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो एक लेवल तक हाई हो जाएगी। और जो सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, सिस्टम वेरिएबल्स बेसिकली वे वेरिएबल्स होते हैं जो सिस्टम ने प्री डिफाइन किए हुए हैं। लाइक जो सिस्टम वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। सिस्टम वेरिएबल भी होते हैं, सिस्टम वेरिएबल वे होते हैं जो सिस्टम ने डिफाइन किया है। यूजर वेरिएबल वे होते हैं जो यूजर डिफाइन करता है। और ग्लोबल और सेशन जो होते हैं, सेशन वेरिएबल एक पर्टिकुलर सेशन के लिए होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट द एप्लीकेशन। मतलब एक सर्वर पे अगर एक ग्लोबल वेरिएबल सेट कर देते हैं तो वो कहीं से भी अगर कनेक्टर आता है, कहीं से भी आके कनेक्ट करता है तो वो सबके लिए वर्क आता है। सेम टाइप से अगर हम एक सेशन वेरिएबल सेट करते हैं तो एक सेशन वेरिएबल पर्टिकुलर उस सेशन के लिए होता है। लेट्स सपोज अपन ने एक बफर मेमोरी एलोकेट की एक सिस्टम वेरिएबल के एक सेशन वेरिएबल के थ्रू। सेशन वेरिएबल जब तक वो सेशन रहेगा तब तक वो उसकी मेमोरी वहां पे एलोकेट रहेगी। जैसे ही वो सेशन फिनिश हो जाता है तो वो मेमोरी रीसेट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज इंजन की। स्टोरेज इंजन बेसिकली इट्स अ वर्क एज ए मेजर पार्ट। यहाँ पे ये मेमोरी इंडेक्सिंग और रिलेशनल एंड डॉक्यूमेंट स्टोर को मैनेज करता है। जो स्टोरेज जो होती है उनको मैनेजमेंट के काम आता है। यानी स्टोरेज इंजन बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये डेटा को स्टोर करके रखता है। किस मैनर में स्टोर करके रखता है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उस सिस्टम के इंजन के ऊपर कि कौन सा इंजन यहाँ पे हमने यूज किया है और कैसे हम उसको स्टोर करना चाहते हैं। बेसिकली जो InnoDB इंजन होता है ये डिफॉल्ट डेटाबेस इंजन माना जाता है और ये ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। रो लेवल की जो लॉकिंग होती है उनको भी सपोर्ट करता है और इसमें
यहाँ पे हमें फॉरेन की देखने को मिल जाती है। अगर आप डेटाबेस पे कमांड करोगे शो इंजन्स तो आपको वहाँ पे सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको पता लगता है कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट इंजन है वो InnoDB है। उसके बाद अगर आप चाहे तो इंजन यूज की कमांड आती है, उस कमांड के थ्रू आप अपना इंजन चेंज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजन यहाँ पे अपने को एक्सप्लेन किए गए हैं और ये सभी इंजन डेटा को स्टोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में बेस्ड ऑन द डेटा रिक्वायरमेंट, कि जिस टाइप की डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उस मैनर में हम यहाँ पे डेटा का स्टोरेज करते हुए चलते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाता है। अगर टाइप की हम बात करें, InnoDB का एक स्टोरेज इंजन होता है, InnoDB टाइप जिसको डिफॉल्ट स्टोरेज इंजन बोला जाता है MySQL का। MySum होता है, ये भी अपनी कुछ अलग सेपरेट प्रॉपर्टीज लेके यहाँ पे वर्क करता है। और जो एक तरीके से जो MySQL का जो InnoDB स्टोरेज इंजन है ना, ये डिफॉल्ट इंजन होता है। जब आप शो इंजन स्टेटस करते हो तो आपने देखा ही होगा कि ये डिफॉल्ट InnoDB इंजन है और ये इंजन एक्चुअली करंट ऑपरेशन के लिए बेटर माना जाता है और सपोर्ट करता है ये ट्रांजेक्शनल डेटा को। मतलब कि अगर हमारा डेटा ट्रांजेक्शनल फॉर्म में है तो ये InnoDB सपोर्ट करता है। इसके टेबल्स के साइज भी लार्ज होते हैं। फॉरेन की, इंडेक्सेज, रो लेवल लॉकिंग, ये मतलब इसके जो फीचर्स होते हैं दैट पर्टिकुलरली अगर हमारा डेटा ट्रांजेक्शनल है या डेटा ऐसा है जिसके ऊपर हमें एप्लीकेशन पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मतलब कि हमें लेट सपोज कि कुछ डेटा को हमें आइसोलेट फॉर्म में एग्जीक्यूट क्वेरी आइसोलेट फॉर्म में क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है और हमारे यहाँ पे कुछ कुछ जैसे फॉरेन की को इंटीग्रेट करना है, इंडेक्सेस को इंटीग्रेट करना है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे InnoDB डेटाबेस इंजन को प्रेफर करते हैं। MyISum जो डेटाबेस इंजन है बेसिकली ये भी डेटाबेस का इंजन होता है जो प्री इंस्टॉल्ड आता है। इसको हम उसके हिसाब से यूज करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। InnoDB क्लस्टर जो होता है क्लस्टरिंग के काम आने वाला डेटाबेस इंजन होता है। जब हम डेटाबेस की क्लस्टरिंग करते हैं तब काम आता है। मेमोरी इंजन भी बेसिकली जो इंजन का टाइप ही होता है और ये भी सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड फॉर्म में आता है। अब अगर हम देखें दोबारा से कि हमारा जो इंजन्स हमें मिलते हैं डिफॉल्ट मतलब कि पहले से ही इंस्टॉल्ड जो हमें इंजन मिलते हैं, यहाँ पे हमें एक फेडरेटेड इंजन मिलता है जो फेडरेटेड MySQL स्टोरेज इंजन बोला जाता है। ये फेडरेट करके लेके आता है टेबल्स को। मेमोरी इंजन जो होता है वो हैश बेस होता है और स्टोर होता है ये इन मेमोरी में। मतलब अगर आप और यूजफुल होता है टेम्परेरी टेबल्स के लिए। मतलब अगर आप परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन के बैनर से देखें तो मेमोरी इंजन बेसिकली टेम्प टेबल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जबकि हमें कोई एक टेम्प टेबल बनानी है और उस टेम्प टेबल को हमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करना है, तो उस टाइम पे हम उस मेमोरी टेबल को उस टेम्प टेबल को हम जो इंजन प्रोवाइड करेंगे दैट हम वहाँ पे मेमोरी इंजन यूज कर सकते हैं। सो दैट कि ये डेटा को स्टोर तो करेगा बट मेमोरी पे ही स्टोर करेगा रेदर देन SSD या HDD। हैश बेस ये होता है इसमें, मतलब जो उसके बाद देखते हैं InnoDB डिफॉल्ट डेटाबेस इंजन होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सपोर्ट करता है ट्रांजेक्शन्स को, रो लेवल लॉकिंग को एंड फॉरेन की को। उसके बाद बाकी जो डेटाबेस इंजन्स हैं वो भी सभी यहाँ पे अपना सेपरेट सेपरेट वर्क करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइल सिस्टम लेयर के ऊपर। जो फाइल सिस्टम लेयर होती है बेसिकली ये एक लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होती है विच कंट्रोल सो डेटा इन स्टोर्ड एंड रिट्रीव टू स्टोरेज। मतलब कि जो डेटा है उसको सर्व करना और उसको डिस्प्ले करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। और ये हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव ये दोनों पे भी डिपेंड करता है। पॉपुलर जो आजकल चलते हैं वो कुछ 3-4 डेटाबेस अभी तीन चार जो अपने फाइल सिस्टम है वो मोस्ट पॉपुलर है, जैसे XT4 है, XFS है और B-tree है। हम मेजरली यहाँ पे XFS को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो होता है ये रिबूस्ट और 64 बिट का इंजन होता है, फाइल सिस्टम होता है जो सपोर्ट करता है वेरी लार्ज फाइल्स को, स्केलेबल फॉर एक्स्ट्रा टाइप बाइट्स। तो यहाँ पे ये स्केलेबल होता है एक्सटेंड करने के लिए। और फाइल सिस्टम नॉट ए सिंगल होस्ट, इसका कोई एक सिंगल होस्ट नहीं होता। इट द डिफॉल्ट फाइल सिस्टम इन रियल 7, मतलब कि जो रियल
रेल RHEL रेल 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका ये डिफॉल्ट फाइल सिस्टम माना गया है। बाकी दो भी हैं यहाँ पे, जैसे ext4 फाइल सिस्टम हुआ, बी ट्री फाइल सिस्टम हुआ। बी ट्री फाइल सिस्टम मीन्स लाइक BTRF फाइल सिस्टम। ये बेस होता है कॉपी ऑन राइट के, यानी को के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एंड बी ट्री इज द डिफॉल्ट फाइल सिस्टम इनफिलेटेड दीज डेज। एंड लास्ट वन इज extra4 फाइल सिस्टम। ये अपना 4th जनरेशन का फाइल सिस्टम होता है और जो डिफॉल्ट सिस्टम पाया गया था और रियल 6 में से और डेविंसी 1 to 18 एज ऑन इन फाइल्सों में extra4 सिस्टम। MySQL के लिए ext4 यानी 4th जनरेशन का फाइल सिस्टम एंड XFS फाइल सिस्टम, ये दोनों डेटा फाइल सिस्टम जो है ये मोस्टली यहाँ पे प्रेफर किए जाते हैं। ये फाइल सिस्टम बेसिकली फाइल्सों को लार्ज साइज में स्टोर करते हैं और एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम इनको बोला जाता है कि ये फाइल को एक्सटेंडेड फॉर्मेट में करते हैं, यानी इनकी जो सपोर्टिव फाइल सपोर्ट्स की जो कैपेसिटी होती है वो काफी लार्ज होती है B-tree फाइल सिस्टम और मार्केट में रिमेनिंग जो फाइल सिस्टम्स हैं उनकी अपेक्षा। सो बेसिकली हम लोग इन्हीं को ही सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रेफर करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे फाइल सिस्टम इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि तुम जो डेटाबेस इंस्टॉल करने वाले हो उसका मैनर कैसा है, वो किस मैनर का है। अगर मैं अपने सिस्टम के इन्वायरमेंट पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा फाइल सिस्टम XFS देखने को मिल जाता है। तो गाइज कि यहाँ पे MySQL 8.0 हमने इंस्टॉल किया और वो जो सिस्टम था वो XFS यानी एक्स्ट्रा फाइल सिस्टम था। इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये एक्स्ट्रा फाइल को सपोर्ट करता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बाकी जो फाइल सिस्टम्स होते हैं उनसे कुछ ज्यादा बेहतर मानी जाती है। उसके बाद जैसे अगर हम देखते हैं कि बाकी यहाँ पे जो अगर आपको देखना है आपके सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम है तो LSBLK-F ये आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके सिस्टम पे, आपकी मशीन पे कौन सा फाइल सिस्टम यूज किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं फाइल्स एंड लॉग्स की, यानी जब MySQL डेटा बेस इंस्टॉल होता है, सर्वर इंस्टॉल होता है तो वहाँ पे डेटा डायरेक्टरी बनती है। उस डेटा डायरेक्टरी के अंदर ऐसी कौन सी फाइलें होती हैं, कौन सी फाइलें होती हैं जो वहां पे हमें देखने को मिलती है। तो MySQL की जो डेटा डायरेक्टरी होती है बेसिकली वो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होती है डेटाबेस की डायरेक्टरी। एक कुछ फाइल से डेटाबेस डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली होती है और कुछ फाइल से जो पर्टिकुलर डेटाबेस हम जनरेट करते हैं उसके अंदर होती है। तो हम बात कर लेते हैं कि डेटाबेस के डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टली फाइलें मिलती है वो हमें मिलती है bin log फाइल, IP data फाइल, IP log फाइल, IP temp फाइल, MySQL database फोल्डर, MySQL socket फाइल एंड सिस्टम डेटाबेस। IB bin फाइल जो होती है वो हमारे एक्चुअली जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस के ऊपर उन सबको मेंटेन करती है और चेंज जो हुए हैं टेबल्स में उनको भी मेंटेन करती है। IB डेटा टेबल फाइल जो होती है IB data 1, IB data 1 जो होती है वो डेटाबेस को श्रिंकिंग करने के काम आती है। जब आपके सारे डेटाबेस लेट्स सपोज उड़ गए हो तो उस केस में ये काम आती है। अगर आपको ये फाइल रिमूव करनी है तो उसके लिए आपको MySQL डंप को रीलोड करना होता है, यानी कई बार अगर साइज बढ़ जाता है। IB log फाइल्स की अगर बात करें तो ये हमारे कैश रिकवरी के काम आती है। इसके अंदर ट्रांजेक्शन होती है। IP temp 1 जो होती है ये IB temp 1 फाइल जो होती है वो टेबल स्पेस की फाइल्स होती है और इसमें स्टोर करके रखती है अपने डेटा को और इंडेक्स को एंड उनके जो रनिंग स्टोरेज क्वेरीज हैं उनके जो हैश हैं उनको ये यहाँ पे स्टोर करके रखती है टू हैंडल द फाइल सिस्टम ऑफ द कमिंग फॉर्मेट। यानी MySQL जो exe है उसको बूस्टअप करने के स्टार्ट करते टाइम पे जो फाइल यूज आती है ट्रांजेक्शन के स्ट्रक्चर्स एंड कमेंट को चेक करने के लिए कि वो कहाँ से कमिट हुई है तो वो IB temp 1 यूज आती है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं यानी टू मच अगर साइज यहाँ पे हो जाता है इन दिस केस यू आर क्रिएट द लार्ज फाइल temp buffer
यानी कई बार क्या होता है, इसको हम लोग रिमूव बेसिकली नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, इसका साइज अगर बढ़ जाता है तो उस केस में हमें चेक करना होता है कि आप जो क्वेरी कर रहे हो या आप जो टाइम टेबल बना रहे हो वो आपकी लार्ज डेटा ऑक्यूपाइड करती है एंड आप उन टेबल्स को ड्रॉप नहीं कर रहे हो, या आपकी जो क्वेरी है उसके अंदर ऐसी कुछ टाइम टेबल्स बन रही है जो आपकी टाइम टेबल्स यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रही हैं, या वो अनऑप्टिमाइज मैनर में बन रही है। माइस्क्यूएल डेटाबेस डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है जिसमें माइस्क्यूएल के बेसिक इन्फॉर्मेशन स्कीमा स्टोरेज वगैरह होती है। माइस्क्यूएल सॉकेट फाइल जो होती है वो कनेक्शंस को सपोर्ट करती है, यानी माइस्क्यूएल जब कनेक्ट करता है तो वो थ्रू सॉकेट करता है। तो ये बेसिकली कनेक्टिविटी का कनेक्शन को हैंडल करने का काम आती है। सिस्टम डेटाबेस एक्चुअली सिस्टम की इन्फॉर्मेशन रखता है, प्रिविलेजेस की इन्फॉर्मेशन रखता है। और टेस्ट डेटाबेस यहाँ पे हमने यूजर के द्वारा टेस्ट डेटाबेस क्रिएट किया है, और ये डेटाबेस हमें ये बताएगा कि जब हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ऐसी कौन सी फाइलें क्रिएट होती है, मतलब कितने टाइप की फाइल से उसके अंदर क्रिएट होती है, उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि टेस्ट डेटाबेस के अंदर कौन सी फाइलें हुई है। तो ये अपनी जो फाइल्स होती हैं, ये फाइलें सभी हमारी डेटाबेस की जो डायरेक्टरी बनती है उसके अंदर मिलती हैं। और अब हम चलते हैं कोई एक पर्टिकुलर डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस के अंदर कौन सी टाइप की फाइलें मिलती है। तो बेसिकली उसके अंदर हमें दो टाइप की फाइलें देखने को मिलती है, एक होती है अपनी .frm और दूसरी होती है .ibd। एफआरएम फाइलें जो होती हैं वो स्टोर करती है टेबल्स के स्कीमा को, और आईबीडी फाइल जो होती है वो इंडेक्सिंग, पार्टीशनिंग एंड उसके डेटा को स्टोर करती है। अंडरस्टैंड दैट थिंग, लाइक अगर हम देखें तो हमने एक डेटाबेस बनाया था टेस्ट टीवी, उसके अंदर एक कम्युनिटी डॉट आईबीडी, मेंबर्स डॉट आईबीडी और कम्युनिटी डॉट एफआरएम और मेंबर्स डॉट एफआरएम, मतलब एक टेबल की दो फाइलें यहाँ पे जनरेट हुई है। एक फाइल में डेटा और इंडेक्स को स्टोर किया है, और दूसरी फाइल में हमारा यहाँ पे जो अपना बोला जाता है कि दूसरी फाइल के अंदर हमने यहाँ पे स्कीमा को स्टोर किया है। तो बेसिकली ये यहाँ पे हमारी 4 फाइल से बनती है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। onlinedocker.com पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपको लगता है कि हमें आगे फ्यूचर में इन चीज़ों पे और वर्क करना चाहिए, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।